बादशाह दिल्ली के तख्त कर बैठते हैं, मगर उनकी सल्तनत की सांसें मेरे इन खेतों में चलती हैं। तेरी मेहनत, तेरी फसल, तेरी जमीन, सब पर मेरा हक है, क्योंकि मैं जमींदार हूँ। राज्य और तेरे बीच की दीवार गलत। न तेरा न मेरा, यहाँ हर दाने का हिसाब है। एक एक पाई, एक एक इंच जमीन, सब कुछ आईन में कैद है। बादशाह की नजर से कोई नहीं बच सकता। ये कहानी सिर्फ गेहूं और चावल की नहीं है। ये कहानी है उस चांदी की जो 7 समंदर पार से भारत खिंची चली आई। कहानी एक ऐसे छोटे गणराज्य की जहां जाति की बेड़ियां भी थीं और पंचायत का इंसाफ भी। तो क्या तुम तैयार हो मेरे खेत की असली कहानी सुनने के लिए? तो आज हमारे पास जो खजाना है वो हमें सीधे 16वीं सदी के भारत के किसी गांव में ले जाने वाला है। बिल्कुल। हम बादशाहों के शानदार महलों और उनकी लड़ाइयों से निकलकर मतलब धूल, मिट्टी और खेतों की दुनिया में उतरने वाले हैं। आ गए हम किसान, जमींदार और नगर की दुनिया में। ये जानना बहुत फैसिनेटिंग है कि उस वक्त की जो 85% आबादी थी जो गांव में रहती थी, वो असल में जी कैसे रही थी। बिल्कुल। और इस सब को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी खिड़की है वो है आईन ए अकबरी। हाँ। अकबर के दरबार में लिखा गया एक जबरदस्त दस्तावेज। हाँ। जहां पना मैंने आपकी सल्तनत के हर गांव, हर फसल का हिसाब इस आईने अकबरी में दर्ज कर दिया है ताकि राज्य व्यवस्थित रहे। बहुत खूब, लेकिन क्या तुमने किसानों की तकलीफें भी लिखी? नहीं जहाँपना, मैंने वही लिखा जो हमारे अधिकारियों ने हमें बताया, इसलिए इसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं। ये हमें उस दौर की व्यवस्था, उसके नियमों की एक झलक देता है। लेकिन ये एक सरकारी दस्तावेज है जो ऊपर से नीचे देख रहा है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हमें पूरी कहानी बताता है? आज हम इसी खिड़की से झांकेंगे, लेकिन साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर हकीकत क्या थी। बहुत बढ़िया। तो चलिए गांव के ताने बाने से ही शुरू करते हैं। सुना है कि गांव की दुनिया 3 मजबूत खंभों पे टिकी थी, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। तो किसानों से शुरू करें। क्या सब एक जैसे ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के किसान थे। पहले खुद काश्त। खुद काश्त? हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो किसान थे जो अपने ही गांव में अपनी जमीन पर खेती करते थे। उनके पास जमीन का मालिकाना हक था, तो जाहिर है उनके हालात काफी अच्छे थे और समाज में उनकी इज्जत भी थी। बिल्कुल। वैसे तुम तो मजे में हो, अपनी जमीन के मालिक पक्के। खुद काश्त। और दूसरे थे पाही काश्त। ये वो किसान थे जो दूसरे गांव में जाकर किराए पर या ठेके पर खेती करते थे। अरे भाई शामू, तुम तो पड़ोसी गांव से हो, आज यहाँ कैसे? क्या बताऊं भाई रामू, मेरे अपने गांव में लगान बहुत ज्यादा हो गया है और पिछले साल वहाँ अकाल भी पड़ गया था, इसलिए मैं पाही काश्त बन गया हूँ। अब मैं दूसरे गांव में आकर ठेके पे खेती कर रहा हूँ। एक तरह के क्या कहते हैं, घुमंतु किसान। एक मिनट, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब किसान एक तरह से फ्रीलांसर्स की तरह थे जो बेटर डील के लिए गाँव बदल सकते थे। हाँ, आप कह सकते हैं। क्या ये आम बात थी या सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा कर पाते थे और इससे गांव के अंदर कोई तनाव नहीं होता था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये दोनों वजहों से होता था। कुछ किसान तो अपनी मर्जी से जाते थे, शायद किसी दूसरे गांव में टैक्स की दरें कम हो या जमीन बेहतर हो। अच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में पाही काश्त बनते थे, जैसे अकाल पड़ गया या फिर वो कर्ज में डूब गए। लगता है अब दूसरे गांव में जाके पाही काश्ती बनना पड़ेगा। यहाँ तो अकाल ही पड़ा हुआ है। अकाल की छोड़ो, यहाँ का तो लगान भी ज्यादा है। और हाँ, इससे एक सामाजिक तनाव तो रहता ही था। खुद काश्त किसान खुद को ऊंचा समझते थे। समझ गया। तो इन किसानों के बीच जब कोई झगड़ा होता था जमीन को लेकर या पानी को लेकर, तो मामला सुलझाने के लिए कहाँ जाते थे? यही पंचायत को रोल आता होगा। हाँ बिल्कुल। पंचायत गांव के बड़े बुजुर्गों और असरदार लोगों की एक सभा होती थी, एक तरह की काउंसिल। हाँ, और इसका मुख्य काम ये देखना था कि गांव में हर कोई अपनी जाति के हिसाब से तय किए गए नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। वो एक तरह की सामाजिक अदालत थी। अदालत मतलब वो सजा भी दे सकती थी?
हाँ, वो जुर्माना लगा सकती थी और अगर मामला बहुत गंभीर हो तो किसी को जाति या समुदाय से बाहर भी निकाल सकती थी। इसे आज समझना मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में गांव से निकाला जाना एक तरह की सामाजिक मौत ही रही होगी। एकदम सही। आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा, सब कुछ उस समुदाय से जुड़ा था। आप अकेले कहाँ जाते? ये बहुत बड़ी सजा थी। तुम दोनों ने जाति के नियमों को तोड़ा है। आज से ये पंचायत इस गांव और समाज से तुम्हें निष्कासित करती हैं। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करिए। ये तो जीते जी मार देना जैसा है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और पंचायत का खर्च चलाने के लिए गांव का एक कॉमन फंड होता था जिसमें सब लोग चंदा देते थे। अच्छा, तो इसी पैसे से वो गांव के काम करते थे? हाँ, इसी पैसे से गांव में आने वाले सरकारी अधिकारियों की खातिरदारी होती थी या फिर बाढ़ जैसी कोई मुसीबत आने पर लोगों की मदद की जाती थी। और इस पूरी पंचायत का कोई हेड भी तो होता होगा? हाँ, पंचायत का एक सरदार होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। मुकद्दम। इसका चुनाव गांव के बुजुर्गों की सहमति से होता था, लेकिन इस पर जमींदार की हाँ होनी जरूरी थी। उसका मुख्य काम था गांव के आय व्यय का हिसाब रखना, जिसमें पटवारी उसकी मदद करता था। अरे पटवारी जी, खजाने का पैसा तैयार रखो। कल को बाढ़ आई या कोई बड़ा अधिकारी गांव आया तो उनकी मेहमान नवाजी का खर्चा इसी से होगा। जी हुजूर, सब तैयार रहेगा। तो एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम था। हाँ, मजे की बात यह है कि वो तब तक ही पद पर रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्ग उस पर भरोसा करते थे। भरोसा टूटा तो उसे हटा भी सकते थे। तो हमने गांव के सामाजिक ढांचे को समझ लिया, किसान, पंचायत, मुखिया, लेकिन ये सब टिके हुए थे खेती पर। आखिर उस जमाने में एक किसान का दिन गुजरता कैसे था? बिना ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों के वो जमीन से सोना कैसे उगाते थे? उस समय खेती पूरी तरह से जानवरों की ताकत पर यानी पशु बल पर निर्भर थी। लकड़ी का एक साधारण हल होता था जिसे बैल खींचते थे। अच्छा। और इस हल की एक खासियत थी कि ये जमीन में बहुत गहरा नहीं जाता था। इससे तेज गर्मी के महीनों में भी जमीन के नीचे की नमी बची रहती थी। और पानी? क्या सब कुछ बस इंद्र देवता के भरोसे था? मुख्य रूप से तो हाँ। मॉनसून तब भी भारतीय खेती की रीढ़ की हड्डी था। लगता नहीं अब की बार मानसून आएगा। आसमान पर बारिश का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन जुगाड़ भी थे, दूसरे तरीके भी थे। राज्य भी कभी कभी मदद करता था। कैसे? नहरें और कुएं खोदे जाते थे। शाहजहां के समय में पंजाब की शाह नहर की मरम्मत करवाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। पानी निकालने के लिए राहत का भी इस्तेमाल होता था, जिसे हम पर्शियन व्हील के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ भाई? अब अगले साल से हमारी फसल सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं होगी। सुना है बादशाह शाहजहां शाह नहर बनवा रहे हैं। अब हिंदुस्तान के खेत हरियाली से लहराने के लिए सिर्फ मानसून के मोहताज नहीं होंगे। नहर, कुएं और रहट खेतों में हरियाली की वजह बनेंगे और इससे हमारा मुल्क मजीद तरक्की करेगा। आज अब आते हैं फसलों पर। हमारे नोट्स में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े हैं। हाँ, फसलों में इतनी वैरायटी थी कि यकीन करना मुश्किल है। आईने अकबरी बताती है कि दोनों सीजन मिलाकर अकेले आगरा सूबे में 39 तरह की फसलें उगाई जाती थी। 39? और दिल्ली में 43 तरह की। और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में। आज के जमाने में भी ये मुश्किल लगता है। बेटा जल्दी करो, इस बार हमें 50 किस्म के चावल उगाने हैं। क्या बाबा, 50 किस्में? हाँ बेटा, जैसे दिल्ली में फसल की 43 किस्में और आगरा में 39 किस्में उगाई जाती हैं। क्या हम इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, या ये बस एक संख्या है जो साम्राज्य की शान दिखाने के लिए लिख दी गई? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही हमें एक इतिहासकार की तरह सोचना पड़ता है। आइन का एक मकसद अकबर के साम्राज्य का वैभव दिखाना था, तो हो सकता है कि आंकड़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। एक तरह का प्रोपेगेंडा। स्थानीय आगरा और उसके आसपास के इलाकों पर केंद्रित है। हो सकता है किसी दूर दराज के गांव में इतनी विविधता ना हो, लेकिन फिर भी ये तो मानना पड़ेगा कि विविधता बहुत थी। और सिर्फ पेट भरने के लिए ही खेती नहीं होती थी। एक शब्द बार बार आता है, जिनसे कामिल। इसका क्या मतलब है? जिनसे कामिल का मतलब है परफेक्ट क्रॉप्स या सबसे अच्छी फसलें।
इसमें कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलें मतलब कैश क्रॉप्स आती थीं। अच्छा, मुगल सरकार किसानों को इन्हें उगाने के लिए बढ़ावा देती थी क्योंकि इन पर टैक्स ज्यादा मिलता था। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत को जीन से कामिल चाहिए, यानी उम्दा फसलें जैसे नील, कपास और गन्ना। इसलिए सभी किसानों को हुक्म दिया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिनसे कामिल उगाएं। ये सिर्फ ज्यादा टैक्स की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब था कि एक आम किसान अब सिर्फ अपने गांव या पेट के लिए नहीं बल्कि एक तरह से ग्लोबल मार्केट के लिए उगा रहा था। बिल्कुल। उसकी किस्मत अब आगरा के बाजार या सूरत के बंदरगाह से जुड़ गई थी। इससे फायदा तो था, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव का खतरा भी सीधा उस पर आ गया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। खेती का धीरे धीरे व्यावसायीकरण हो रहा था। कपास दक्कन के पठार में खूब उगता था, तो बंगाल अपनी चीनी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। और इसी दौर में हमारी थालियों में भी एक क्रांति हो रही थी। ये कमाल की बात है, हम आज बिना आलू, टमाटर और मिर्च के भारतीय खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये सब 16वीं-17वीं सदी में नई दुनिया यानी अमेरिका से भारत पहुंचे थे। सही कहा। टमाटर, आलू, मक्का, मिर्च, अनानास, पपीता, ये सब बाहर से आए थे। ये कौन सी बला है? मिर्च है या जहर? अरे माई, जहर नहीं, विलायती बैंगन कह लो इसे। पुर्तगाली लोग इसे टमाटर कहते हैं। अच्छा, जरा 2 तोल टमाटर मिर्च दें, देखें तो सही ये नई दुनिया का स्वाद कैसा है। ये सिर्फ फसलें नहीं थी, ये एक तरह का कुलिनरी रेवोल्यूशन था जो धीरे धीरे हमारी रसोई में अपनी जगह बना रहा था। तो किसान, उसकी खेती और फसलों से ऊपर उठें तो ताकत का अगला केंद्र आता है जमींदार, जिनकी कमाई तो खेती से थी पर वो खुद हल नहीं चलाते थे। तो इनकी ताकत आती कहां से थी? उनकी ताकत के 2 मुख्य स्रोत थे। एक, उनकी ऊंची जाति। वे अक्सर ब्राह्मण या राजपूत होते थे, जिससे उन्हें समाज में एक रुतबा मिलता था। और दूसरा, इससे भी ज्यादा जरूरी थी उनकी सैन्य ताकत। उनके पास अपने किले होते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां होती थीं, घुड़सवार, पैदल सिपाही, यहाँ तक कि तोपखाना भी। तो वो एक तरह से अपने इलाके के छोटे मोटे राजा ही थे। काफी हद तक वे अपनी जमीन के मालिक थे, जिसे वे बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। वो अपने इलाके में बाजार लगवाते थे। और सबसे जरूरी काम, वे राज्य के लिए किसानों से टैक्स वसूलते थे, जिसके बदले में उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता था। सुनो सभी किसानों, इस साल के लगान वसूली का वक्त आ चुका है, इसलिए सभी किसान आज शाम तक मुझे मेरी हवेली पर लगान की तय की गई रकम अदा कर जाए, और जिसने भी इस रकम में थोड़ी सी भी ऊंच नीच की तो वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठेगा। और मुगल साम्राज्य के लिए ये पूरी व्यवस्था क्यों इतनी जरूरी थी? क्योंकि जमीन से मिलने वाला टैक्स यानी भू राजस्व ही मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ थी। हाँ, सारा पैसा तो वहीं से आता था। बिल्कुल। इसी पैसे से सेना चलती थी, दरबार का खर्च चलता था और बड़ी बड़ी इमारतें बनती थीं। इसीलिए उन्होंने टैक्स का हिसाब किताब रखने और उसे वसूलने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया था, जिसका मुखिया दीवान कहलाता था। हमारे नोट्स में 2 शब्द बहुत अहम हैं, जमा और हासिल। हाँ। जमा वो रकम थी जो सरकार ने अंदाजा लगाया कि एक इलाके से टैक्स के रूप में मिलेगी। अच्छा। ये एक तरह का एस्टिमेट था। और हासिल वो रकम थी जो असल में वसूल की गई, और ये दोनों कभी बराबर नहीं होते थे। और ये वसूली का काम अमील गुजार नाम के अधिकारी करते थे। अकबर ने उन्हें हुक्म दिया था कि कोशिश करें कि किसान कैश में टैक्स दें, लेकिन अनाज का विकल्प भी खुला रखें। क्या हुआ अमील गुजार साहब, आप परेशान नजर आ रहे हैं। क्या हासिल जमा से कम बैठा है? हाँ, इस साल बारिश कम हुई थी ना, इसलिए लगान हमें हमारे अंदाजे के मुताबिक नहीं मिला। लेकिन ये बात बादशाह नहीं समझते। पर कैश में टैक्स लेना आसान कैसे हुआ? यहाँ यूरोप के साथ बढ़ता व्यापार काम आया। भारत से मसाले और कपड़े जैसी चीजें यूरोप जाती थीं, और बदले में वहाँ से जहाज भर भर कर चांदी भारत आती थी। ओह, तो चांदी बाहर से आ रही थी? हाँ, भारत में चांदी की खानें थी नहीं, तो ये व्यापार बहुत फायदेमंद था। इसी चांदी से सिक्के ढाले गए, जिससे अर्थव्यवस्था में कैश का चलन बढ़ा और राज्य के लिए नकद में टैक्स लेना बहुत आसान हो गया। इस चांदी की तिजारत ने तो हमें माला माल कर दिया है, और नकद में लगान लेना भी आसान हो गया है।
तो मतलब यूरोप में भारतीय मसालों की मांग से मुगल साम्राज्य का खजाना भर रहा था और गांव के किसान के लिए टैक्स देना आसान हो रहा था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, इट वॉज ऑल कनेक्टेड। हमने अब तक किसानों, जमींदारों और बादशाह की बात की, लेकिन ये सारी कहानी बहुत मर्दों वाली लग रही है। इस पूरी कृषि व्यवस्था में महिलाएं कहाँ थीं? महिलाएं इस कहानी के हाशिए पर नहीं, बल्कि इसके केंद्र में थीं। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थीं। पुरुष हल चलाते थे तो महिलाएं बुआई, निराई, कटाई और फसल से दाना निकालने जैसे सारे मुश्किल काम करती थीं। इसके अलावा सूत काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, ये सारे दस्तकारी के काम भी ज्यादातर महिलाएं ही करती थीं। बुआई करते करते कमर टूट गई और मर्द कहते हैं कि हल चला दिया तो सारा काम हो गया। दस्तूर है बहन, कटाई हम करें, बुआई और निराई भी, और ये सूत भी हम ही काटें। फिर भी ये मर्द कहते हैं तुम करती ही क्या हो? सारी मेहनत हम करें और पैसे जाएं मर्दों के हाथ में। जिस दिन हमने अपने हाथ रोक दिए तो मुगलिया सल्तनत की नींव हिल जाएगी। लेकिन क्या समाज में उन्हें बराबर का दर्जा मिलता था? यहीं पर विरोधाभास है। उनका श्रम उत्पादन के लिए बेहद जरूरी था। बच्चे पैदा करने की उनकी क्षमता की वजह से उन्हें एक जरूरी संसाधन माना जाता था। अच्छा, इसीलिए कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए लड़के वालों को लड़की वालों को पैसे देने पड़ते थे, दहेज नहीं। कुछ समुदायों में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत थी। और संपत्ति का अधिकार? हाँ, पंजाब और बंगाल जैसे कुछ इलाकों में तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। हाँ बिल्कुल, घर का मुखिया पुरुष ही होता था और महिलाओं पर परिवार और समुदाय के मर्दों का कड़ा नियंत्रण रहता था। मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता था और कई कामों को करने से रोका जाता था। तो वे अर्थव्यवस्था की जान थीं, लेकिन सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई थीं। खेतों और गांवों से परे एक और दुनिया थी, जंगलों की। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय भारत का करीब 40% हिस्सा जंगलों से ढका था। हाँ, ये बहुत बड़ा इलाका था। जंगल में रहने वालों को जंगली कहा जाता था, लेकिन इस शब्द का मतलब असभ्य या बर्बर नहीं था। तो फिर क्या था? इसका मतलब बस इतना था कि उनकी रोजी रोटी शिकार, झूम खेती और जंगल के उत्पादों जैसे शहद, मोम और लाख से चलती थी। वे मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और मुगल सल्तनत इन जंगलों को किस नजर से देखती थी? राज्य के लिए जंगल एक दोधारी तलवार की तरह थे। एक तरफ तो वो बहुत काम के थे। हाँ। सेना के लिए सबसे बेहतरीन हाथी वहीं से आते थे। हाँ। व्यापार के लिए शहद, मोम और लाख जैसी कीमती चीजें भी वहीं से आती थीं। और दूसरी तरफ जंगल बागियों, विद्रोहियों और टैक्स ना चुकाने वालों के लिए छिपने की सबसे अच्छी जगह मवास थे। सुनो कबीले वालों, बादशाह के लिए पेशकश लाए हो ना? हाँ, ये लो हाथी दांत, शहद और मोम। उम्मीद है बादशाह हमारी पेशकश से खुश होंगे। बादशाह के कुछ बागी लोग तुम्हारे इलाके में छिपे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो और हमारे हवाले करो। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके पीछे लोग विद्रोही हो जाते हैं, तो राज्य इन्हें एक अनियंत्रित और खतरनाक इलाके के तौर पर भी देखता था, जिस पर काबू पाना जरूरी था। बिल्कुल, उन्हें एक संसाधन के तौर पर भी देखते थे, हमें अपने हाथी दो, और एक खतरे के तौर पर भी, वहाँ विद्रोहियों को मत छुपाओ। बिल्कुल सही। हाँ। तो पूरी बातचीत के दौरान हम बार बार एक ही किताब आईने अकबरी पर वापस आए हैं। चलिए अब सीधे सीधे इसी पर बात करते हैं। ये आखिर है क्या, और इसे पढ़ते हुए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिनकी तरफ आप शुरू से इशारा कर रही हैं। आईने अकबरी को अकबर के दरबारी और दोस्त अबुल फजल ने लिखा था। ये अकबरनामा नाम की एक बहुत बड़ी किताब का तीसरा हिस्सा है। अच्छा। इसमें 5 भाग हैं, जिनमें शाही परिवार, सेना, टैक्स सिस्टम से लेकर भारत के लोगों के धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों तक का ब्यौरा है। ये अपने समय का एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो इसकी सीमाएं क्या हैं? सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी, जैसा हमने पहले भी बात की, ये है कि ये एक टॉप डाउन नजरिया है। ये बादशाह के नजरिए से लिखा गया है, ये दिखाने के लिए कि साम्राज्य कितना महान और व्यवस्थित है। इसमें एक आम किसान की आवाज, उसकी चिंताएं, उसकी मुश्किलें लगभग गायब हैं। यह हमें बताता है कि सरकार क्या सोचती थी, ये नहीं कि किसान क्या महसूस करता था। और आंकड़ों की जो बात हमने की थी। हाँ, दूसरी बड़ी समस्या आंकड़े हैं।
कई जगहों पर संख्याओं को जोड़ने में साफ साफ गलतियां हैं। शायद ये लिखते वक्त या बाद में नकल करते वक्त हुई हों। और तीसरी कमी? तीसरी कमी है इसका भौगोलिक झुकाव। इसमें राजधानी आगरा और आसपास की जानकारी तो बहुत विस्तार से है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा या दक्षिण भारत जैसे दूर के इलाकों का जिक्र बहुत कम है। तो ये पूरे साम्राज्य की एक जैसी तस्वीर पेश नहीं करता। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मुगल कालीन ग्रामीण भारत एक बहुत ही जटिल दुनिया थी, जहां किसान, जमींदार और बादशाह की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और ये पूरा ढांचा सहयोग और टकराव दोनों पर टिका था। सही कहा। और आईने अकबरी अपनी तमाम कमियों के बावजूद हमें उस दुनिया में झांकने का एक बेमिसाल मौका देती है। यहाँ हर दाने का हिसाब है, एक एक पाई, एक एक इंच जमीन, सब कुछ आईन में कैद है। बादशाह की नजर से कोई नहीं बच सकता। और यहीं हम आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमारे पास आईने अकबरी से मिला राज्य का एक विस्तृत और आधिकारिक नजरिया है, लेकिन अगर वो जमीन खुद बोल पाती तो क्या कहानियां सुनाती। एक पाही काश्त किसान जो बेहतर शर्तों की तलाश में अपना गांव छोड़कर आया है, या पंचायत में न्याय की गुहार लगाती एक महिला, अगर उसे कलम दी जाती तो वो अपना इतिहास कैसे लिखती।